गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत के बाद जो है सैलरी हेड ख़त्म हुआ। बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये जो है वो तीसरा हेड है हमारे सिलेबस में क्या, वैसे भी 5 हेड्स हैं जो हमने करने हैं। तो तीसरा हेड जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन है। बिजनेस एंड प्रोफेशन आप सभी जानते हो। फिर एक बार मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बताना चाहूँगी कि हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्टर H.C. मल्होत्रा पब्लिकेशन साहित्य भवन आगरा की बुक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। बुक के हिसाब से चैप्टर 8 है, लेकिन हेड जो है हमारा थर्ड है। तो व्यापार तथा पेशे का अर्थ हमारे पास जो है, हमारे जो तीसरा हेड है और हमारे रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस जो हैं वो चलते हैं। तो इसके प्रावधान जटिल हैं, लेकिन इस बुक में आपके मुताबिक सिंप्लीफाई करके जो है वो दिए हुए हैं जो आपके काम आएंगे। बिजनेस का मतलब जो है कोई भी वस्तु का जिस क्रय विक्रय करना लाभ कमाने के उद्देश्य से, या निर्माण करके जो है क्रय विक्रय करना, और या बैंकर का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, या अन्य कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है इसमें शामिल है। ये भी जरूरी नहीं है कि काम स्थायी रूप से किया जाए, और एकांकी व्यापार का लाभ भी जो है इसी हेड में जो है टैक्सेबल होता है। और प्रोफेशन का मतलब होता है ऐसे लिवलीहुड का साधन जिसमें कि स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारों के लिए जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद है वोकेशंस जो बाकी बच गए, जो भी कोई साधन हम लिवलीहुड अर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, नाटक है, संगीत है, एजेंसी है, इवन चोरी भी इसके अंतर्गत जो है वो आती है। और सब पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत सेम नियम है। आयकर के दृष्टिकोण से इसमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं है। इसमें एक अलग से डेफिनेशन दी हुई है, डी मर्जर। अगर डी मर्जर क्या है कि कंपनी मेन कंपनी बड़ी कंपनी से जो है वो अलग हो जाती है, और अलग होकर जो है वो एक कंपनी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी बनती है। तो वो सारी शर्तों को अगर पूरा करती है तो वो डी मर्जर कंपनी जो है वो कहलाती है। तो कहते हैं कि डी मर्जर कंपनी से मतलब उस उपक्रम से है किसी अविलियन के फलस्वरूप किसी परिणामी कंपनी को क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरित जो है वो कर दिया जाता है। इसमें डीएलएफ का बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसकी सीमेंट की कंपनी को जो है वो अलग कर दिया गया था। और रिजल्टिंग कंपनी जो कंपनी उभर कर सामने आती है रिजल्ट में, उसको हम रिजल्टिंग कंपनी जो है वो कहते हैं। किसी और डीमर्ज कंपनी को किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लाभ और प्राप्तियाँ, रिसिप्ट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स हैं उन्हें इस पर्पस के लिए इंक्लूड जो है वो किया जाता है। और अगर बिजनेस के प्रबंधकों की सेवाएं या एजेंसी समाप्त कर दी जाती है, या सेवाओं की शर्तों या एजेंसी समाप्त करने पर, संशोधन करने पर अगर कोई कंपनसेशन दी जाती है, तो वो कंपनसेशन जो है क्या मानी जाती है, बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाती है। और बिजनेस से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को भंग करने या संशोधन करने के कारण जो कंपनसेशन मिलती है वो भी इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। और बिजनेस एसोसिएशंस की इनकम, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कोई एसोसिएशंस बनाई जाती हैं जो अपने मेंबर्स को स्पेशलाइज सर्विसेज जो हैं वो देती हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन है, तो वो भी क्या मानी जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो मानी जाती है। विदेशी व्यापार के संबंध में अगर कोई रिसिप्ट्स हैं, जैसे आपका आयात नियंत्रण आदेश 1955 के अंतर्गत मिले हुए लाइसेंस को जो है बेच दिया जाते हैं, ऐसे लाइसेंस बिक जाते हैं आसानी से, तो उससे कोई प्रॉफिट होता है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट के लिए
कोई सब्सिडी, कैश सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो वो कैश सब्सिडी भी जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसी तरह सेस या सेंट्रल आबकारी शुल्क वापसी नियम 1971 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्माण के संबंध में सीमा शुल्क या आबकारी शुल्क की जो है वो वापस की गई राशि। इसी तरह ड्यूटी रिमिशन स्कीम के अंतर्गत जो है ड्यूटी रेमिशन स्कीम के अंतर्गत जो है ट्रांसफ़र के अंतर्गत कोई लाभ होता है तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। इसी तरह ड्यूटी फ्री रीइम्प्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट के ट्रांसफ़र से होने वाला लाभ भी जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। किसी सुविधा या परक्यूजिट्स का मूल्य, कहते हैं कि अगर जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन के संबंध में असेसी को कोई भी सुविधा या परक्यूजिट मिलता है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर एक कंपनी अपने एडवोकेट को रेंट फ्री अकोमोडेशन देती है तो वो उसकी एडवोकेट की बिजनेस एंड प्रोफेशन की आय जो है वो मानी जाएगी। और प्रतिभूतियों से आय यह है कि अगर आप सिक्योरिटीज़ को एज स्टॉक रखते हैं और उसमें डील करते हैं रोज़मर्रा में, तो उसको हम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो मानेंगे। वैसे प्रतिभूतियों से ब्याज अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखी हुई हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में जो है वो आता है। ठीक है, ये बातें जो हैं वो ध्यान देने की हैं। फर्म से प्राप्तियाँ, अगर फर्म से साझेदार को कोई इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो भी फर्म से मिलता है वो लाभों टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए फर्म के प्रॉफिट्स में से क्या कर दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे। और कीमन बीमा इंश्योरेंस से मिलने वाला धन जो है वो भी क्या माना जाएगा, बोनस सहित इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th ए कि अगर जो कैपिटल एसेट है बिजनेस की उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा उस दिन मार्केट वैल्यू उसकी क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाएगी। जो उसकी कॉस्ट थी और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है वो मानी जाएगी। और इसी तरह आजकल ये चल पड़ा है, ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का हिस्सा माना जाता है कि जब हम टेंडर भरते हैं तो किसी वजह से जो है बाकी जो छोटे ठेकेदार होते हैं या आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो इस ठेके के लिए अप्लाई जो है वो नहीं करेंगे, वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, तो दूसरे ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भरेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो उसके बदले में जो उन्हें अमाउंट मिलता है वो भी उनकी क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाएगी। जो भी कैश मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। इसी तरह कोई टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी या अन्य कोई भी व्यापार या जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका यूज़ ना करने के लिए अगर दूसरे पक्ष से नगद सहायता या कोई प्राप्त राशि है वो भी क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाएगी। इसी तरह सट्टे के व्यापार की आय जो है वो, हालांकि बिजनेस उसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट्स और उसकी अलग की जाएगी लॉसेस की, लेकिन सट्टे के व्यापार से आय भी बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाएगी। सट्टे के व्यापार से मतलब समझते हो जिनमें वस्तुओं का वास्तविक लेन देन जो है वो नहीं होता, स्पुर्दगी किए बिना ही सिर्फ लाभ और हानि जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस इनकम, सट्टे का व्यापार कहते हैं, और उससे होने वाले आय को जो है वो बिजनेस इनकम कहते हैं। तो व्यापार तथा पेशे के लाभों एवं प्राप्तियों पर लगने वाले कर के संबंध में महत्वपूर्ण नियम, रूल्स जो है वो क्या है। सबसे जरूरी है कि बिजनेस जो है असेसी जो है बिजनेस चलाता हो, उसका स्वयं चलाना ही जरूरी नहीं है, वो किसी को ऑथराइज भी कर सकता है, वो या उसके द्वारा ऑथराइज व्यक्ति जो है व्यवसाय को चलाता हो। और सब बिजनेस के आयों को जोड़कर जो है वो कर लगता है। अगर आपके एक से ज़्यादा व्यापार हैं तो सभी की आय जोड़कर जो है वो कर लगता है। एक व्यवसाय की आय जो है वो दूसरे व्यवसाय के लॉस में क्या हो जाती है, सेट ऑफ जो है वो हो जाती है। लेकिन स्पेकुलेशन के बिजनेस यानी सट्टे के व्यापार के लाभ हानियों को क्या रखा जाता है, अलग जो है वो रखा जाता है। और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से आए वर्ष में किसी भी समय में जो है वो अर्न की हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो पूरा साल चलता
रहे। इसी तरह बिजनेस एंड प्रोफेशन बंद होने पर अगर सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है तो उसके ऊपर होने वाला जो लाभ है वो कैपिटल एसेट्स पर लाभ माना जाएगा और कैपिटल हेड में कैपिटल गेन्स हेड में जो है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा उपक्रम बेच दिया जाता है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है वो माना जाएगा। और इसमें जो है आप सभी को पता है, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हैं कि इसमें नोशनल प्रॉफिट्स या फ्यूचर प्रॉफिट्स के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगता। तो सिर्फ जो वास्तव में हुई आय है इस साल की उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। एक एकांकी व्यवहार के खर्चे, एक सोल ट्रांजैक्शन का लाभ निकालने के लिए उसमें से भी जो ट्रांजैक्शंस को से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए गए हैं उन्हें लेस कर दिया जाता है। गैर कानूनी व्यापार से आए बिजनेस चाहे लीगल हो या इलीगल हो, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो जो इलीगल बिजनेस को कमाने, इनकी इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से लेस कर दिए जाएंगे। उसके बाद है बिजनेस की स्थापना से पूर्व किए गए व्यय। ये व्यय क्या होते हैं? डिसअलाउड जो है वो होते हैं। कंपनी की दशा में जो इनकॉर्पोरेशन के व्यय हैं वो क्या है? एग्जम्प्ट नहीं, सॉरी, डिडक्टिबल जो है वो नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमारे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे जो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हें ही इसमें से लेस किया जाएगा, या जो बिजनेस की इनकम है सिर्फ उसी को लिया जाएगा, जो बिजनेस इनकम नहीं है उसे लेस कर दिया जाएगा, या जो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो ऐड कर दिए जो है वो जाएंगे, वो इसमें से कंसिडर जो है वो नहीं किए जाएंगे। और इसी तरह पहले भी मैंने बताया है कि अगर कोई पिछले साल का लॉस है और हमने उसकी रिबेट क्लेम की हुई है, ये जनरल रूल है कि अगर कोई भी लॉस इनकम टैक्स में पहले हमने उसकी डिडक्शन क्लेम की हुई है, बाद में रिकवर हो जाता है, तो जिस साल वो रिकवर होगा उस साल की वो इनकम मानकर उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और ग्राहकों से लिया गया कोई चंदा वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो इस पर्पस के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। और अब जो है ये नया है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट्स में काटकर जो है रिहायशी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो है वो बेचा जाता है तो उससे होने वाली इनकम जो है वो क्या मानी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो ये हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की जो है वो थोड़ी सी थ्योरी है। और आगे भी थ्योरी है लेकिन इसमें एक बनाया हुआ है, व्यापार और पेशे के लाभों की गणना करने के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन एक तालिका कह सकते हैं, एक टेबल बनाया हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंड कर सकते हैं कि हम सारी आइटम्स को याद करें। तो आप सीधा सा फार्मूला रखेंगे कि अगर कोई आइटम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और बिजनेस इनकम में ऐड हो गई है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि बिजनेस इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे? लेस जो है वो कर देंगे। इसी तरह अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है और वो चार्ज किया हुआ है, उसको चार्ज करने से हमारी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे? ऐड जो है वो कर देंगे। या कोई बिजनेस इनकम है नहीं है जो ऐड नहीं की गई तो उससे हमारी बिजनेस इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसे सही करने के लिए हम ऐड कर देंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के ऊपर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लेस या ऐड जो है वो कर देंगे। तो चार्ट याद करने से जरूर ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप आइटम का इफ़ेक्ट देखें और फिर उसे जो है वो क्या कर दें? ऐड जो है, ऐड या लेस जो है वो कर दें। आगे इसमें आइटम्स दी हुई हैं बहुत सारी। इसका थ्योरी पोर्शन जो है वो काफ़ी सारा है लेकिन प्रैक्टिकल्स इसके आसान हैं उल्टा। तो थ्योरी मैंने जैसे पहले शुरू में बता दिया कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी करेंगे और फिर जो है हम इसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करेंगे। तो थ्योरी के लिए आप देखो, अब हमारी जो शुरू होती हैं डिडक्शंस अलाउड।
विच आर अलाउड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। जो हमारी अलाउड हैं डिडक्शंस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, वो जो है हम देखेंगे। ये सेक्शन 30 से लेकर 37 तक जो है वो दी हुई हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स के आधार पर भी हैं। और इसमें देखो भवन के संबंध में व्यय, अगर कोई आपकी बिल्डिंग है बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप उसको रेंट पर लेकर चला रहे हो तो जो आप रेंट पे कर रहे हो वो क्या है, आपका बिजनेस एक्सपेंस है। तो उसकी रिपेयर के एक्सपेंसेस जो हैं, अगर एसएससी ने अपने ऊपर लाइबिलिटी ले रखी है, लेकिन ये एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। कैपिटल नेचर के जो हैं वो नहीं होने चाहिए। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत डिडक्टिबल जो है वो नहीं होंगे। और आपने लैंड का कोई टैक्स दिया है, जो लोकल टैक्सेस हैं वो दिए हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, वो पे किया गया अमाउंट, उसकी डिडक्शन जो है आपको मिलेगी। या आप अपनी बिल्डिंग को बचाने के लिए भूचाल से, सिविल वॉर से या किसी भी तरह की होने वाली हानि से अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जो है आपको एज डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अभी मैंने पिछले चैप्टर में आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई एसएससी अपने ही बिल्डिंग में बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहा है तो उसकी इनकम जो है उधर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। उसकी इनकम क्या मानी जाती है, एग्जम्प्ट जो है वो मानी जाती है। जब एग्जम्प्ट मानी जाती है तो उसी टाइम भी मैंने बताया था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत उसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम जो है वो क्लियर वहाँ पर क्लेम नहीं की गई है, तो उसकी डिडक्शन भी इधर जो है वो नहीं मिलेगी। और लेकिन जो अगर अपनी बिल्डिंग वो बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहा है तो उससे रिलेटेड रिपेयर एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, स्थानीय कर की राशि, मकान के बीमा प्रीमियम की राशि जो है उसकी डिडक्शन जो है वो मिलेगी। किराए की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर घर साझेदार का है, पार्टनर्स ने जो है बिजनेस किया हुआ है, तो पार्टनर को आप रेंट पे करते हो तो उसकी उचित डिडक्शन जो है वो मिलेगी, उचित डिडक्शन जो है वो मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का जो है आपने ध्यान रखना है।